हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के चैप्टर 1 जो कि इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के लिए है। और इस चैप्टर में हम लोग जो भी डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट्स के उनके बारे में बात करेंगे। उनसे रिलेटेड जो भी बेसिक डिटेल्स है उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जिस तरह से मैंने ये वीडियो स्ट्रक्चर किया हुआ है, इसमें पहले मेन पॉइंटर्स एंड देन उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्यों है और अदर ऑप्शंस क्यों नहीं करेक्ट आंसर्स हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहला है कि क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी इन्वेस्टमेंट को अगर हमें इवेल्युएट करना है तो वो कौन से इंपॉर्टेंट है। तो दो तरह के यहाँ फैक्टर है। एक तो प्राइमरी फैक्टर्स जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें तीन चीज़ें हैं: सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न्स। सेफ्टी का मतलब कैपिटल लॉस है कि नहीं, आपका पैसा तो नहीं डूब जाएगा, ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट। और लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि हाउ ईजली मैं अपना पैसा निकाल सकता हूँ, और इजी भी है और जल्दी भी है ना। जैसे जो रियल इस्टेट फॉर एग्जांपल एज अ एसेट क्लास होता है, उसमें लिक्विडिटी थोड़ा इजी नहीं होती है। बट एट द सेम टाइम जो म्यूचुअल फंड्स, स्पेशली लिक्विड फंड्स होते हैं या डेट फंड्स होते हैं या इवन इक्विटी फंड्स भी, उनमें लिक्विडिटी थोड़ा अच्छी होती है। और रिटर्न्स आई थिंक ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लोगों के लिए। बट इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, प्राइमरी फैक्टर्स, है ना। सो अब हम बात करेंगे सेकेंडरी फैक्टर्स के बारे में। सेकेंडरी फैक्टर्स में ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो अपार्ट फ्रॉम जो हम लोगों ने तीन मेन फैक्टर्स की बात की, उनके अलावा भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कन्वीनियंस है कि मैं कितनी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, कितना ईजी और डिफिकल्ट है ना। अभी फॉर एग्जांपल मैं फिर से वही एग्जांपल लूँगा रियल इस्टेट का। तो रियल इस्टेट को बाय करना, सेल करना, इट्स नॉट दैट कन्वीनियंट, बहुत आसान नहीं है। उसके लिए आपको बहुत टाइम, एफर्ट और बहुत सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। दूसरा है टिकट साइज। टिकट साइज का मतलब है कि मेरा मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैं कितना कर सकता हूँ, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, बहुत छोटा अमाउंट भी डाल सकते हो, है ना। शेयर्स में अगर आप किसी ब्लू चिप कंपनी का जिसका शेयर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो एटलीस्ट 1 शेयर खरीदने के लिए आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल आप अगेन रियल इस्टेट खरीदते हो तो उसमें साइज बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। फिर आता है टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम और टैक्स डिडक्शन। दोनों में डिफरेंस यही है कि आप जो इनकम अर्न करोगे, जो आपको बेनिफिट मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट में, तो उसमें टैक्सेबिलिटी क्या होगी, वेदर टैक्स लगेगा, और लगेगा तो कितना टैक्स लगेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा टैक्स लगता है, कुछ में कम लगता है, कुछ में नहीं भी लगता है। तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और टैक्स डिडक्शन का मतलब कि बहुत बार क्या होता है कि आपसे सोर्स पे ही टैक्स डिडक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक में एफडी आप करते हो तो बैंक ऑलरेडी वो काट के दे डिपॉजिट टैक्स, इवन इफ यू आर नॉट आपको पे नहीं भी करना हो, आप उस टैक्स स्लैब में नहीं भी आते हो, फिर भी आपको टैक्स डिडक्ट करके डाल देते हैं और बाद में आप रिटर्न में वापस ले लेते हो। तो बेसिकली ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर्स हैं ये दोनों जो तीन और इसमें अराउंड 4 फैक्टर्स है, ये 7 फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिफाइन करते हो या इवैल्यूएट करते हो कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है। सेकेंड, एक हम लोग बात करते हैं कि ब्रॉड कैटेगरीज क्या है। देखो, एसेट क्लासेस के टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट ब्रॉड कैटेगरीज क्या होंगी, ये 4 हैं जो मेरी स्क्रीन पे दिख रही हैं। रियल इस्टेट, दूसरा है कमोडिटीज, फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी। तो बेसिकली इन्हीं चारों में सब कुछ आता है। तो रियल इस्टेट बेसिकली आप जानते हो कि इट्स लाइक अ फिजिकल, आप लैंड खरीदो, प्लॉट खरीदो, कमर्शियल स्पेस खरीदो, या फिर आप जाकर के रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा डालो। सो वो एक कैटेगरी होगी। कमोडिटी में बेसिकली सारी तरह की कमोडिटीज़ आ जाती हैं, बट ये आप एक्चुअल फिजिकली भी खरीद सकते हो। मतलब आप जाकर के स्पाइसेस या पेट्रोल खरीदो, उसको स्टोर करो, रखो, बाद में बेचो, एक वो तरीका है। दूसरा क्या है कि आप फाइनेंशियल फॉर्म में रख सकते हो कि आप जाकर के डेरिवेटिव्स खरीद लो, या उसको आप जाके कमोडिटी मार्केट में एक सर्टेन क्वांटिटी खरीद के रखो और जब उसका प्राइस बढ़े उस हिसाब से बेचो, है ना। और फिक्स्ड इनकम जो होता है बेसिकली डेट बेस्ड होता है। डेट बेस्ड जब हम बोलते हैं कि आपने किसी को, सिंपल टर्म्स में अगर समझा जाए, आपने किसी को कुछ उधार दिया हुआ है
और जिसको आपने दिया हुआ है वो आपको कुछ इंटरेस्ट पे कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड इनकम। तो ये एक ब्रॉड कैटेगरी होगी। और लास्ट वाली जो है इक्विटी, तो इक्विटी में क्या होता है कि व्हेन यू बाई इक्विटी, जब आप इक्विटी खरीदते हो किसी कंपनी की, तो आप उसके ओनर बनते हो, है ना। ओनर, वो कितना आपने इक्विटी खरीदा है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास, उस पर डिपेंड करता है, बट ये जनरली फाइनेंशियल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट आता है कि हम लोग क्या क्या रिस्क होते हैं इन इन्वेस्टमेंट, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किए हैं 5 रिस्क। इन्फ्लेशन, जो कि बेसिकली जो चीज़ का प्राइस आज जो है 5 years डाउन द लाइन उसका प्राइस वो नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो एक आइडिया ये होता है कि आपको जितना इन्फ्लेशन है अगले उस टाइम फ्रेम के लिए, उससे ज़्यादा आपको रिटर्न कमाना है ना। सो इन्फ्लेशन रिस्क बेसिकली क्या है कि जो पैसे की परचेजिंग पावर होती है उसको वो कम करते जाता है। तो आज से 10 साल पहले जो वैल्यू 1 लाख की होगी, आज वो वैल्यू नहीं है। 1 लाख आज की डेट में बहुत छोटा अमाउंट है कंपेरेटिवली, नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि आप जो है पैसा तुरंत निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने रियल एस्टेट में पैसा डाल के रखा है, आपको तुरंत पैसे की ज़रूरत है, आप उसको तुरंत लिक्विडेट नहीं कर सकते हो। मतलब उसमें 3, 4, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता जो उसको डील करने में लगे, उसके बाद उसको डिस्पोज करने के बाद जो भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट बने, पैसा आए, वो सब चीज़ों में टाइम लगता है। रजिस्ट्रेशन में स्टैम्प ड्यूटी पे करके जो भी पूरा प्रोसेस होता है, तो उसमें समय लगता है। तो वो एक लिक्विडिटी रिस्क होता है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स में। थर्ड होता है क्रेडिट रिस्क। बेसिकली ये जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप होता है एसेट क्लासेस का, उसमें ज़्यादा होता है कि आपने किसी का बॉन्ड खरीद के रखा हुआ है, बट वो बॉन्ड जिसने इशू किया है, जो इशूअर है, वो आपको पे ही ना कर पाए, है ना। वो आपको आपका पैसा जो आपने कैपिटल लगाया उसको रीपे ना कर पाए। मान लो वो बैंकरप्ट हो जाए या उसकी सिचुएशन फाइनेंशियली बहुत ख़राब हो जाए, तो वो रिस्क हमेशा रहता है। फिर नेक्स्ट आता है मार्केट रिस्क एंड प्राइस रिस्क। मार्केट रिस्क एंड प्राइस रिस्क बेसिकली ज़्यादातर, मतलब होता तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में है, बट जैसे इक्विटी में है। सो अब इक्विटी का प्राइस कभी ऊपर है, कभी नीचे है, और ये मार्केट पे भी डिपेंड करता है, इन जनरल मार्केट पे, और उस कंपनी की करंट पोजीशन और वैल्यू क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। सो ये इसके बाद जो नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट रिस्क है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क में क्या है कि जैसे आपने बॉन्ड्स खरीद के रखा हुआ है, बट मार्केट में, इकोनॉमी में, फॉर एग्जांपल आप सुनते होंगे ना कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया या फिर सीआरआर बढ़ा दिया। तो बेसिकली क्या करता है आरबीआई, उसको जब वो इकोनॉमी में ओवरऑल रेट्स बढ़ते हैं तो जो प्राइस है आपने एग्जिस्टिंग बॉन्ड खरीद के रखे उसकी वैल्यू गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि सेम बॉन्ड के लिए मार्केट में लोग ज़्यादा उनको पैसा मिल रहा है, तो आपसे वो रिड्यूस प्राइस पे, रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट के लिए वो बॉन्ड क्यों खरीदेंगे? तो वो उस चीज़ को कवर करने के लिए वो ऑटोमेटिकली वो बॉन्ड का प्राइस गिर जाता है। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। नेक्स्ट टॉपिक है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन बेसिकली क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से अपने पैसे को अलग अलग एसेट कैटेगरीज में, फॉर एग्जांपल मेरा ऑब्जेक्टिव अगर कैपिटल सेव करके रखना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आई विल गो, मैं जो है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, डिवेंचर्स में जाऊंगा। और मान लो मेरा रिस्क लेने का मेरा कैपेबिलिटी ज़्यादा है, तो मैं इक्विटीज़ में और जो हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है उनमें इन्वेस्ट करूँगा। तो बेसिकली इसमें 2 मेन टाइप हैं, एक स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, एक टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। तो स्ट्रैटेजिक में क्या होता है कि आपने अपना गोल डिसाइड कर रखा है, उस गोल के बेसिस पे मेरा एलोकेशन इक्विटी में इतना होना चाहिए, बॉन्ड में इतना होना चाहिए, और गोल्ड में इतना होना चाहिए। तो वो जो एसेट एलोकेशन होता है वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन होता है ना। तो बीच में क्या हुआ, आपका इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म किया, तो आपका 50% पहले इक्विटी था, तो वो 70% हो गया ओवरऑल एसेट एलोकेशन का। तो आप क्या करते हो, देन यू मूव टुवर्ड्स टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। फॉर एग्जांपल वो आपने रियलाइज़ किया कि अभी मार्केट जो है, इक्विटी मार्केट डाउन है, लेट्स अभी बाई करते हैं इक्विटीज़ में, इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे, सो दैट जब मार्केट ऊपर जाए तो हम लोग उसमें
ज़्यादा पैसा कमा सके। तो वो जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए और मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से लोग जो अपने एसेट एलोकेशन में चेंजेस करते हैं उसको टैक्टिकल एसेट एलोकेशन बोलते हैं। और एक इसका ही एक मेथड है, इट्स नॉट टाइप ऑफ एसेट एलोकेशन, रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आपने एक स्ट्रैटेजिक एलोकेशन बनाया हुआ है, बट ड्यू टू आपके इंटरेस्ट रेट या आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के बेसिस पे जो आपने स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन का परसेंटेज था वो थोड़ा चेंज हो जाए, है ना। मान लीजिए सेम एग्जांपल, जहाँ पे इक्विटी मार्केट बहुत बढ़ गया तो आपका पहले अपना टारगेट था 50% इक्विटी रखने का, बट अभी 70% हो गया, तो आप क्या करोगे, वो 20% एक्स्ट्रा जो इक्विटी है आप उसको सेल करके वापस जिस एसेट्स में परसेंटेज कम हो गया है उधर डालोगे। तो इसको रीबैलेंसिंग बोलते हैं। बेसिकली रीबैलेंस करना अपने जो भी एसेट एलोकेशंस में चेंजेस हुए हैं इन गिवन पीरियड, है ना। अभी देखो इसमें एक और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बिहेवियरल बायस और रिस्क प्रोफाइलिंग। तो बिहेवियरल बायसेस का मतलब क्या होता है कि हमारे खुद के बहुत सारे बायसेस होते हैं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। मैं इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें ये 5 या 6 टाइप के मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं, एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा पहला है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे दिमाग में इमीडिएटली आए मैं उस पर ही रिलाई करूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि इक्विटी एक रिस्की एसेट क्लास है, तो अगर मेरे दिमाग में हर बार बात यही आएगी तो मैं उससे मैं उससे अवेयर रहूँगा, मैं वहाँ इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। ऐसे जो भी आपके थॉट्स हैं, जो आपकी दिमाग पे सबसे पहले आता है, अगर आप उसको फॉलो करते हो, उस पर रिलाई करते हो, तो उस तरह के बायस को हम अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस बेसिकली इट्स ह्यूमन नेचर कि हम जो भी हमने देखा हुआ है आज तक, जो हमारा बिलीफ है, जो हमारा मानना है, हम बार बार उसको बार बार चीज़ें वो देखते हैं, ढूंढते हैं जो हमारे उसको कंफर्म करे, हमारे थॉट्स को या हमारे बिलीफ को। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 5000 स्टॉक में से 2 स्टॉक खरीद के रखे हुए हैं, तो आप उसका नेगेटिव साइड या वो ना देख करके आपने क्यों खरीदा था, आप उसी में अच्छे अच्छे पॉइंट ढूंढ के सिर्फ वही चीज़ें देख रहे हो जो आप देखना चाहते हो। तो ये कंफर्मेशन बायस इसको बोलते हैं। थर्ड वन इज ए फेमिलियरिटी बायस। तो बेसिकली ये क्या है कि अभी जैसे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ पीपीएफ में या एफडी में, तो मेरा उससे फेमिलियरिटी है। मेरा डेरिवेटिव से या इक्विटी से या एनपीएस से, इन सबसे फेमिलियरिटी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उधर इन्वेस्ट नहीं करूँगा, है ना। तो ये बायस है जो अपने अगेंस्ट में काम करता है। फिर एक आता है हर्ड मेंटालिटी। हर कोई अगर कोई पर्टिकुलर आईपीओ में पैसे डाला तो मैं भी वही डाल रहा हूँ, तो वो अगर जो दुनिया कर रही है मैं वो कर रहा हूँ, तो इट्स अ हर्ड मेंटालिटी, है ना। नेक्स्ट आता है ओवर कॉन्फिडेंस। समटाइम्स क्या होता है, हम अपनी काबिलियत पे, अपने जजमेंट पे और अपनी एबिलिटीज पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हम सोचते हैं जो हमने किया है यही सही है, जबकि हम बहुत सारे जो डेटा पॉइंट्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं, जो वो हमको स्टोरी बताते हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारा ओवर कॉन्फिडेंस बायस की वजह से। फिर एक लास्ट होता है रीसेंसी बायस। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब लोग इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। तो आप देखते होंगे कि लोग बोलते हैं इक्विटी में लास्ट 3 साल में, 5 साल में 20%, 22%, स्मॉल कैप्स ने लास्ट 2-3 ईयर्स में 40% का रिटर्न दिया है। बट वो नहीं जानते कि 8-10 साल पहले 2 डिकेड 3 डिकेड में उन्होंने 70-80% भी लॉस, 60% 70% डिपेंडिंग अपॉन पर्टिकुलर स्टॉक, और एज ए इंडेक्स भी 30-40% डाउन भी जाते हैं, और बहुत टाइम तक वो डाउन रहते हैं। तो एक ये लोग ये नहीं ध्यान देते हैं कि हमको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बैक इन हिस्ट्री में जाके देखना चाहिए, 2 डिकेड 3 डिकेड और मे बी 4 डिकेड्स, है ना। पूरी हिस्ट्री देखना चाहिए कि मार्केट में डाउनफॉल कब होता है और कैसे कैसे होता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है ना। पीपल उसको इग्नोर करते हैं। तो बेसिकली जो भी रिसेंटली हुआ है उसी को मान के चलते हैं, उसको हम लोग रीसेंसी बायस बोलते हैं। अभी नेक्स्ट एक टॉपिक है रिस्क प्रोफाइलिंग। तो नेक्स्ट रिस्क प्रोफाइलिंग में हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें हम लोग 3 चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी का रिस्क प्रोफाइलिंग कर रहे हैं तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितना वो रिस्क ले सकता है, और कितना उसकी इच्छा है, और उसकी नीड क्या है रिस्क को लेकर के। तो ये तीनों पॉइंटर्स को जब हम क्वांटिफाई करते हैं
तो उसको हम बोलते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग। तो बेसिकली रिस्क प्रोफाइलिंग में क्या हो सकता है कि मेरा या आपका या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का रिस्क प्रोफाइल जनरली जो है एग्रीड है मार्केट में, जो लोग स्पेसिफिक टर्म्स है उसको बोलते हैं कि किसी का रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव हो सकता है, जो ज़्यादा रिस्क ले सकता है, मॉडरेट है जो समवेयर बिटवीन एग्रेसिव एंड जो सबसे लीस्ट रिस्क टेकर है, फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिव जिसको बोलते हैं, है ना। और कंजर्वेटिव इज नाम ही कहता है कि मैं कंजर्वेटिव लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। सो ये तीन जो हैं सॉर्ट ऑफ मैं बोलूँ इसकी वैल्यूज़ बोला जाए या रिस्क प्रोफाइल क्या क्या हो सकते हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव। अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। ये मेन टॉपिक थे, चूंकि ये पहला टॉपिक था तो इसमें बहुत सारा मटेरियल नहीं था, इतना ही आई थिंक सफिशिएंट होगा। अभी इसमें मैंने 10 क्वेश्चन प्रिपेयर किए, लेट्स टॉक अबाउट देम एक के बाद एक करके। और पहला क्वेश्चन है, इफ यू सी हियर, सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी फैक्टर्स क्या है इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए, उनको समझने के लिए, उनका इवैल्यूएशन करने के लिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, कन्वीनियंस, टिकट साइज एंड स्कीम नेम, ओके दैट्स वन। सेकंड, सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स, एंड थर्ड वन इज टैक्सेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड स्कीम टाइप, और सारे ही, है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न्स। अगर आपको याद हो कि मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर की बात की थी, तो सेफ्टी, कैपिटल की सेफ्टी कितनी है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हम अपना पैसा कितनी ईजिली निकाल सकते हैं वो लिक्विडिटी उसको बोलते हैं। थर्ड, उसका रिटर्न कितना है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं। दीज आर द प्राइमरी फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल कन्वीनियंस, टिकट साइज, स्कीम नेम। स्कीम नेम तो इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करने का तरीका ही नहीं है ना, तो वो ऑप्शन गायब, पहला वाला गया। और कन्वीनियंस और जो टिकट साइज है ये सब बेसिकली सेकेंडरी फैक्टर्स है। फिर थर्ड आप देखोगे स्कीम टाइप लिखा है थर्ड में, टैक्सेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड स्कीम टाइप। तो स्कीम टाइप डिसाइड नहीं करता है ना, ये इन्वेस्टमेंट को एवेल्यूएट करने का सही तरीका नहीं है ना। और चौथा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये दोनों पहला और तीसरा नहीं हो सकता है, इसलिए चौथा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है कि 4 ब्रॉड कैटेगरीज क्या है एसेट क्लास की। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी बात किया था, जैसे म्यूचुअल फंड, मैं ऑप्शन सेकंड और थर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। तो देखो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड, एवरीथिंग आ जाता है ना। गोल्ड एक एसेट क्लास हो गया, रियल एस्टेट हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट ये ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये ब्रॉड कैटेगरीज नहीं हो सकती, है ना। अब शेयर्स, एफडीज, डेरिवेटिव्स एंड गोल्ड, शेयर्स और डेरिवेटिव्स में बहुत सारा ओवरलैप है, तो ये कैटेगरीज नहीं हो सकती। तो आंसर इसका कौन सा हुआ, नंबर 1, विच इज रियल एस्टेट, कमोडिटीज, इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। अब आपको जितने भी एसेट क्लासेस है, जितने भी टाइप है इन्वेस्टमेंट की, इन्हीं 4 में फिट होता है ना। म्यूचुअल फंड होगा तो वो क्या होगा कि डिपेंड करता है इक्विटी टाइप का म्यूचुअल फंड है कि फिक्स्ड इनकम टाइप का म्यूचुअल फंड है या रियल एस्टेट टाइप का या और कोई टाइप है ना। बट इसके बियॉन्ड इन 4 कैटेगरीज में ही सारे आ जाते हैं। चलो अब इसमें देखते हैं कि ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं या बोला जाए एसेट क्लासेस हैं, इनको उनकी लिक्विडिटी डिक्रीज होने के ऑर्डर में लिखना है कि मतलब सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किस में है, उससे नंबर 2, उससे नंबर 3। तो लिक्विड फंड्स, लैंड, फिजिकल गोल्ड। अब देखो इसमें क्या है, आप देख के बता सकते हो कि लैंड जो है सबसे इलिक्विड है तो ऑप्शन 3 नहीं हो सकता है ना। लैंड जो है सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो वो ऑप्शंस कौन कौन से हैं, आइदर ऑप्शन 2 है और ऑप्शन 4 है, ठीक है। अब 2 और 4 को एक बार इवैल्यूएट करते हैं। आप ऐसा सोचो कि लिक्विड फंड में आपने पैसा डाला है, आप जाओ ऑनलाइन आज ट्रांजैक्शन कर दो, या आपने पे स्लिप पे साइन करके डिपॉजिट कर दो एएमसी के ऑफिस में या फिर रजिस्ट्रार के ऑफिस में। वो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइम पे स्लिप जमा करते हो या ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हो, आपको 1 या 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। फिजिकल गोल्ड में भी बोल सकते हैं
बट अगेन फिजिकल गोल्ड के लिए आपको सर्टेनली कहीं जाना पड़ेगा, आपको बायर फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्राइस एग्री करना पड़ेगा, आपको उसको बेचना पड़ेगा, उसकी कस्टडी देनी पड़ेगी, है ना। तो इन चारों में से अगर ऑप्शंस देखे जाएं तो जो है वो ऑप्शन है ऑप्शन 4। लिक्विड फंड्स में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, उसके बाद फिजिकल गोल्ड एंड देन लैंड। आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 में है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑफर रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम का मतलब क्या हुआ कि आपको मंथली या क्वार्टरली या ईयरली या सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे आपको इनकम आती रहे। रियल एस्टेट फॉर एग्जांपल, रियल एस्टेट में आपको रेगुलर इनकम होती है क्या? हाँ होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपने उसको रेंट पे डाल रखा है रियल एस्टेट को तो आपको वहाँ से रेंट आता है, इट्स रेगुलर इनकम। स्टॉक्स में आपको डिविडेंड मिल सकते हैं तो उसमें भी रेगुलर इनकम होती है। डिबेंचर्स कुछ नहीं है, फिक्स्ड इनकम है, बॉन्ड्स जिनको बोलते हैं। तो इसमें तो ऑलरेडी कूपन रेट होता है या बोला जाए इंटरेस्ट आपको मिलता है ना। तो ये रेगुलर इनकम सर्टेनली ऑफर करते हैं। बट जो गोल्ड होता है, आपने फिजिकल गोल्ड, मैं यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ, जहाँ आपने फिजिकली एक 10 ग्राम 20 ग्राम का सोना खरीद के घर में रखा हुआ, उसका प्राइस बढ़ेगा बट आपको रेगुलर इनकम नहीं देगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट आते हैं 5वें क्वेश्चन में। द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो करेंसी का परचेजिंग पावर है, मतलब आप 100 रुपए से क्या खरीद सकते हो आज की डेट में, और 5 साल बाद या 10 साल पहले आप उसी 100 रुपए में क्या खरीद सकते थे या खरीदोगे, ये चीज़ें बदल जाती हैं। ये क्यों बदल जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण एसेट एलोकेशन है? नहीं। रेट ऑफ रिटर्न है? नहीं। इन्फ्लेशन? हाँ। क्यों? क्योंकि आज जो प्राइस है किसी चीज़ का, 5 साल पहले ज़रूरी नहीं वही प्राइस रहा हो उस चीज़ का, या 5 साल आगे आने वाले समय में वो प्राइस ज़रूरी नहीं कि सेम हो। तो बेसिकली ये जो महंगाई है, महंगाई की वजह से, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, आपकी करेंसी की या रुपए की या जिस करेंसी की बात कर रहे हैं उसकी परचेजिंग पावर घटती रहती है ना। चेंजेस मतलब बढ़ भी सकती, घट भी सकती, बट जनरली बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन हुआ, करेक्ट आंसर हुआ आंसर ऑप्शन 3। अब आते हैं, बात करते हैं छठे क्वेश्चन पे। रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? रियल रेट ऑफ रिटर्न में बेसिकली एक तो होता है कि आपने आपने कहीं पैसा लगाया, वो पैसा आपको मिला, है ना। अब उस पैसे में आपको एक्सपेंसेस काट के जो अमाउंट मिलेगा, क्या वो रियल रेट ऑफ रिटर्न है? आंसर नहीं है। आपका जो टैक्स काट के मिलता है, क्या वो है? नहीं, उसको भी नहीं बोलते। जहां भी रियल रेट ऑफ रिटर्न, आपने बहुत बार सुना होगा रियल जीडीपी की बात करते हैं, जहां पे रियल वर्ड यूज करते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, बेसिकली वहां पे इसका मतलब है कि हम लोग इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। इसका ऑप्शन 3 भी नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पे रिस्क की बात हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एसेट एलोकेशन क्या होता है। तो एसेट एलोकेशन क्या, इन्वेस्टर के पैसे को एलोकेट करना इन शेयर मार्केट टू अचीव द हाईएस्ट रिटर्न? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है शेयर मार्केट में ही करे, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि हाईएस्ट रिटर्न, क्योंकि हाईएस्ट रिटर्न जहाँ आपको चाहिए वहाँ पे आपको हाईएस्ट रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये एसेट एलोकेशन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, एलोकेट एन इन्वेस्टर्स मनी टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न, मतलब उसके पैसे को कहीं भी लगाओ बट हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न लेके आओ। बट जैसा मैंने ऑप्शन 1 में भी बोला था कि जहां रिटर्न आपको ज़्यादा चाहिए वहां पर रिस्क ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। थर्ड है, एलोकेट एन इन्वेस्टर्स मनी अक्रॉस एसेट कैटेगरी टू अचीव द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, मतलब आपने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है और आप जो है उसको बहुत सारी मल्टीपल, नॉट इन वन, मोर देन वन, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ इक्विटी में ही पैसा लगा के रखा है, आपने मल्टीपल एसेट क्लासेस में उस पैसे को लगा रखा है। वो पार्ट उस पर्टिकुलर एलोकेशन को हम लोग एसेट एलोकेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर हुआ थर्ड, ऑप्शन थर्ड, कि स्टेटेड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पैसा मल्टीपल एसेट कैटेगरीज में लगाना। यहां दो ही चीज ध्यान देने की जरूरत है कि मल्टीपल एसेट कैटेगरीज होना चाहिए और दूसरा उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये है, इसके हिसाब से हम पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि आप उसको ऐसी जगह लगाओ जहां सेफ रिटर्न। देखो, सेफ रिटर्न विद रिस्क रिटर्न डजंट मैटर, हाईएस्ट रिटर्न डजंट मैटर। एसेट एलोकेशन दो सिंपल चीजें हैं
कि मल्टीपल जगह एलोकेशन हो, सेकंड वो जो भी एलोकेशन हो वो किसी आपके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, आपके हिसाब से हो, आपने जो सोचा हो उसका जो थ्योरी हो उसके हिसाब से हो। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिविजुअल? क्या उसका नीड या उसका रिस्क एपेटाइट या दोनों? तो बेसिकली जो भी एसेट एलोकेशन आप किसी भी पर्सन का आप डिसाइड करते हो उसमें उसकी नीड क्या है वो जानना जरूरी होता है और कितना रिस्क वो ले सकता है। बिना इन दोनों के आप उसका एसेट एलोकेशन नहीं डिसाइड कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? अगर आपने किसी की ज़रूरत नहीं समझी, उसको पैसा डालना है 1 साल के लिए, आपने उसको 5 साल के हिसाब से एसेट एलोकेशन कर दिया, 10 साल के हिसाब से कर दिया, तो क्या होगा कि 10 साल के हिसाब से मान लो उसने रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में, इक्विटीज़ में ज़्यादा पैसा डाल दिया, तो उसका नीड फुलफिल नहीं हुआ। और दूसरा क्या है कि बंदा डरने वाला है, वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता है, उसकी ऐसी सिचुएशन है, उसकी एज ग्रुप ऐसा है, वह ऐसे इनकम ग्रुप से आता है जहाँ से वो बहुत सारा रिस्क अपने इन्वेस्टमेंट पे नहीं ले सकता है, तो उसको हम लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं सजेस्ट कर सकते, राइट? तो उस केस में क्या होगा, नीड और उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, ये दोनों जानना जरूरी होता है अगर किसी का एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी डिफाइन करना हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, जिसमें कि ये दोनों ही हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 9, ये देखो, ये जो लाइन है क्वेश्चन की, ये बहुत ही ये आप रट लो, ये बहुत बार मोस्टली हर एग्जाम में ऑलमोस्ट आती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कि जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हो तो आपके एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स के प्राइसेस में क्या होगा। आप ऐसा सिंपली ऐसा सोचो कि आपने एक बॉन्ड खरीदा है 100 रुपए का अभी आज की डेट में, ठीक है, उस पर 5% का आपको कूपन मिल रहा है, ठीक है। और ये याद रखो कि मार्केट में जो एफडी का या किसी का जो भी इंटरेस्ट रेट होता है, कूपन होता है, उसको कूपन बोलते हैं बेसिकली, वो सब इकोनॉमी में जो इकोनॉमी का जो इंटरेस्ट रेट होता है उससे टाइड अप होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहा है और आपको फिक्स इनकम में आपके रेट घटते जा रहे हैं, वैसे नहीं होता, वो टैंडम में होते हैं, ऊपर नीचे होगा। मतलब अगर CRR 4% है, रेपो 5.5% है और आपका फॉर एग्जांपल होम लोन 8.5% है, पर्सनल लोन 11% है, या कूपन जो ठीक ठाक कंपनीज के जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं, ऑलरेडी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, उसमें मान लो आपको 7.5% मिल रहा है ना, थोड़े ऊपर नीचे होंगे, बट अगर वो CRR 4 का 5 हो जाएगा या रेपो रेट बढ़ जाएगा तो आपका जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाएगा, राइट। तो सोचो, अब वापस जाते हैं उसी सिनेरियो पे, आपने 100 रुपए का बॉन्ड ले रखा है और आपको उस पर कूपन मिल रहा है 5%, ठीक है। अभी इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में इंक्रीज हो गया, मतलब वही सेम कंपनी जिसने आपको 5% पे कूपन इशू किया है, बॉन्ड इशू किया है, अब उसको फिर से अगर वो सिमिलर बॉन्ड्स अगर मार्केट में इशू होंगे तो 5% पे नहीं होंगे, वो ज़्यादा पे होंगे, है ना। अब सोचो कि अब आप अपना 5% वाला बॉन्ड्स बेचना चाहते हो मार्केट में, ठीक है। अब आप बेचने जाओगे, सामने वाला बंदा बोलेगा यार मैं तुम्हारा 5% क्यों लूंगा, मेरे पास तो ऑलरेडी सेम कंपनी का 6% पे अवेलेबल है ना, या सिमिलर कंपनी का 6% पे अवेलेबल है, तो मैं तुम्हारे पास क्यों इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो बेसिकली क्या होता है, मार्केट में वो प्राइस जो बॉन्ड का जो आपने लेके रखा है 100 की बजाय उसका वैल्यू 98, 99 या सेम प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा, या सिमिलर प्रोपोर्शन में, है ना। तो हमेशा याद रखो, जब भी इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में इंक्रीज होंगे एग्जिस्टिंग बॉन्ड का प्राइस गिरेगा, ठीक है। बट अगर यही क्वेश्चन होता, व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी इंक्रीजेज, द रेट ऑफ द existing bond whether increase or decrease, it will not increase or decrease because it's already fixed. But for the similar bonds, your the coupon rate will also increase because all the interest rate they goes in tandem. तो इसका आंसर होगा it will decrease, ऑप्शन इसका है 4th। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, the asset allocation that वर्कड आउट फॉर एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन रिस्क प्रोफाइलिंग इज कॉल्ड, उसको टैक्टिकल एसेट एलोकेशन बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट एलोकेशन, फ्लेक्सिबल और स्ट्रैटेजिक। तो याद रखो हमेशा कि बंदे की या किसी भी व्यक्ति की रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से जो भी आप एसेट एलोकेशन, उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है रिस्क लेने के हिसाब से, उसके बेसिस पे जब आप एसेट एलोकेशन डिफाइन करते हो तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन।
अच्छा, फिर से मैं रिमाइंड कराता हूँ, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन क्या होता है। टैक्टिकल में बेसिकली क्या होता है, नाम ही बोल रहा है ना कि इट्स शॉर्ट टर्म और किसी वजह से थोड़ी देर के लिए या थोड़े टाइम के लिए जो एसेट एलोकेशन हो। उसका कारण है कि मार्केट में सिचुएशंस के हिसाब से आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हो, या समटाइम्स जो आपको पता है कि ये चीज़ मेरे बेनिफिट में हो सकती है, तो उसके हिसाब से जब आप एसेट एलोकेशन में चेंजेस करते हो, या जो नया आपका एसेट एलोकेशन होता है, उसको हम टैक्टिकल एसेट एलोकेशन बोलते हैं। और ये फिर ये फिर जाके चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो फिक्स ही रहेगा। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सॉरी, ये मेरा ऑप्शन 4 जो है ये डिक्रीज शायद पुराने वाले का कॉपी हो गया, बट हाँ, इसका आंसर ऑप्शन 4 है, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। और चूंकि मेरा ये पहला वीडियो था, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, या प्रॉब्ली जो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड्स होंगे वो थोड़ा और डिटेल्ड होंगे, और मे बी चैप्टर्स अगर बड़े होंगे तो मैं उनको ब्रेक करूँगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी बढ़ाऊँगा। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर करना है तो प्लीज़ डू टाइप दैट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय।